देखो भाई बच्चों, पिछली क्लास में हमने पहले कूलाम का नियम पढ़ा। फिर कूलाम के नियम में एक नई भौतिक राशि आई थी, एप्सिलॉन जीरो, जिसे हमने कहा था निर्वात या वायु की वैद्युशीलता। हमने थोड़ी उससे जान पहचान बढ़ाई थी, अभी थोड़ा बीच में ही था, है ना। अब थोड़ा जान पहचान और बाकी रह गई थी। वो क्या गई थी? एप्सिलॉन जीरो का हमने मात्रक निकाल लिया, हमने विमीय सूत्र भी निकाल लिया था। अब हम निकालेंगे बेटा एप्सिलॉन जीरो का मान। अच्छा, एप्सिलॉन जीरो है क्या? निर्वात या वायु की वैद्युशीलता, ये तो आपको पता ही है। अब हम बच्चों एप्सिलॉन जीरो का क्या निकालने जा रहे हैं? मान। अगली जो हेडिंग है हमारी वो क्या है? एप्सिलॉन जीरो का मान। अब देखो बेटा कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ? एक बटे 4 पाई एप्सिलॉन जीरो बराबर बताओ बेटा कितना? हाँ बढ़िया, जानते हो, 9 × 10⁻9। 9 × 10⁻9। अच्छा, मात्रक याद है कुछ इसका? निकलवाया था मैंने, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का, एप्सिलॉन जीरो का नहीं, वो तो बाद की बात है। 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का वहां मात्रक था न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है ना। ये वैल्यू हम लिख चुके थे बेटा कूलाम के नियम में कि 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो बराबर होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब यहां से हमें एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू चाहिए। ऐसा करो, पलट लो। क्या करो? पलट लो। चलो इधर पलट लिया। 4 पाई एप्सिलॉन जीरो किधर पहुंचेगा? ऊपर। और बटे में क्या आएगा इसके? 1। लेकिन बटे में 1 लिखने से कोई फर्क। अच्छा, इधर पलटा है तो इधर भी पलट लो। अब कुछ वाला कहीं सर इधर तो बटे में कुछ लिखने में भाई नहीं है तो 1 लिख लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो पलट दिया तो ऊपर क्या पहुंचेगा बेटा? 1। और बटे में क्या आ गया बच्चों? बढ़िया बात, मान तो पलट दिया। लेकिन अब मान पलट दिया तो क्या मात्रक भी पलटना पड़ेगा? क्या पलटना पड़ेगा? मात्रक। अब मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलाम स्क्वायर। प्रति का मतलब बटे ही होता है। तो अब पलट जाएगा कूलाम स्क्वायर ऊपर और न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में आ जाएगा। तो ये हो गया फाइनली कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। बताओ बेटा यहां तक किसी कोई समस्या? बात समझ में आ गई? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो 4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान है, लेकिन हमें चाहिए क्या? एप्सिलॉन जीरो। ऐसा करो, एप्सिलॉन जीरो निकाल लो। 1 बटे, ये 4 पाई कहाँ पहुंचा बेटा? बटे में 4 पाई और इंटू में 9 × 10⁻9 तो ऑलरेडी रखा हुआ है ही, और बाकी चल रहा है ये कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर। अब बस इसे ही सॉल्व कर लेना है। एप्सिलॉन जीरो बराबर, देखो ये 1 × 10⁻+9 ऊपर जाके -9 बटे में 4 SI बेटा, पाई का मान 22/7 और 9 तो है ही। ठीक, मात्रक चल रहा है हमारा यहाँ कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। आगे देखो बेटा, अब एप्सिलॉन जीरो बराबर, यहां देखो ये 7 कहाँ पहुंचेगा? नीचे वाले की जो बटे में 7 है वो कहाँ पहुंचा? ऊपर। तो 7 एकम 7, 7 तो ऊपर पहुंच गया। और गुणा में 10 की घात क्या चल रही है बेटा? -9। अच्छा, बटे में गुणा कर लो, 22 चौक और 88 की गुणा किससे करें? 9 से। तो 9 अट्ठे 72, कितने बचे? 7। फिर 9 अट्ठे 72 और 7 79। और अब फिर से 99 कौन बता रहा है? 9 अट्ठे कौन सा पहाड़ा पढ़ा है तूने? कोई दूसरा गणित का आविष्कार हो गया जो मेरी जानकारी में नहीं है, जिसमें 9 अट्ठे 99 पढ़ा दिया तुझे? नहीं हो गया हो तो बता दे भाई मुझे भी, मैं भी सीख लूँ ऐसा कोई पहाड़ा हो। हाँ तो कितना हो गया? 792। अच्छा, बाकी यही चल रहा है बेटा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक, एप्सिलॉन जीरो
अब अच्छा, भाग करने के लिए जनरली कोशिश करते हैं हम ऊपर वाला नंबर ज़्यादा हो और नीचे वाला जो हर में मतलब अंश ज़्यादा हो हर कम हो। अब ऊपर कम है तो बढ़ा लें, बढ़ाने के लिए जीरो बढ़ा सकते हैं। एक जीरो ज़्यादा हुआ क्या? अभी नहीं हुआ। एक और बढ़ाओ, क्या अभी ज़्यादा हुआ? अभी 792, वहाँ 700, अभी नहीं हुआ। ऐसा करो एक जीरो और बढ़ा लो, अब ठीक है। ठीक, अब घातें कितनी हो जाएंगी देखो जरा ध्यान देना। इसमें दशमलव जिसमें नहीं होता है क्या बिल्कुल लास्ट में मान सकते हो? तो समझ लो यहाँ 7 के बाद है, जैसे 7 को 7.00 लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो 7 ही है। तो दशमलव समझ लो इसमें था, अब 7000 लिखा है तो 7000.00 लिख सकते हो। मतलब ऐसा समझ लो यहाँ दशमलव यहाँ पहुँच गया तो कितने अंक? 1 2 3 अंक किधर? आगे। और दशमलव जितने अंक आगे घात उतने अंक। मैंने यही तो साधारण तरीका बताया। वो दाएं बाएं और वाला झंझट है भाई, भूल जाते हो कि कब प्लस होंगी कब माइनस। तो मैंने बताया दशमलव जितने अंक इधर आगे घात उतने अंक पीछे का मतलब माइनस कर दो, पीछे का मतलब। अब -9 पहले से, इसमें से -3 और किया तो कितना? 9 और माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे भाई। -9 और -3 -12, माइनस गुणा 10 की घात हो गए -12। और बटे में कितना है? 792। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, बोले सर 9 है 3 कम करने हैं, बोले 6 बच गए। अरे भाई ये तो देख लो, माइनस के 9 हैं, उसमें से -3 करोगे, -9 और -3 -12, कितने बेटा? -12। और बाकी मात्रक तो चल ही रहा है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 बराबर, अच्छा 792 से भाग कर ले 7000 को। तो इससे जब भाग करोगे तो ये लगभग लगभग निकल के आता है 8.85। कितना आएगा बच्चों? 8.85। और गुणा में चल रहा है 10 की घात -12 और मात्रक तो चल ही रहा है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यही तो वैल्यू है बेटा इसकी। तो इस तरह से हमारे पास एप्सिलॉन 0 का मान कितना आ गया? 8.85 गुणा 10 की घात -12। और मात्रक तो पहले भी निकाल चुके थे और इसमें भी निकल के आ गया। बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या? अगर कोई समस्या हो, कोई कन्फ्यूजन हो, बताओ बेटा। क्लियर है सबको यहाँ तक? फिर आगे बढ़ा जाए अगले टॉपिक की ओर। चलिए बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है, देखो एक हमसे कभी कभी कह दिया जाता है कि कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप लिखो। क्या लिखो बेटा? कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप। वेक्टर स्वरूप का मतलब भाई कूलाम के नियम में आवेशों के बीच लगने वाले बल को ही तो लिखते हैं। अब वेक्टर रूप में लिखने का मतलब है उस बल में अभी केवल क्या लिखा था? उसका परिमाण, वैल्यू। अब बोले परिमाण के साथ साथ दिशा को भी लिखो। भाई वेक्टर राशियां वही तो होती हैं। वेक्टर रूप में लिखने का मतलब परिमाण भी लिखो, साथ साथ में उसकी क्या लिखो? दिशा भी लिखो। अब जरा इसको ध्यान से समझो, क्योंकि इसमें कुछ चीजें बेटा 11th में आपने एक वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ा था। वैसे चैप्टर का नाम था समतल में गति, लेकिन उस समतल में गति चैप्टर में आपने टॉपिक पढ़ा था वेक्टर, ठीक है ना? तो वेक्टरों की दिशा को कैसे प्रदर्शित करना है, जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है, गुणा कैसे करनी है, ये सारी बातें 11th में सीखी थी। तो उनके ही कुछ पॉइंट्स का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, तभी वेक्टर स्वरूप लिख पाएंगे, ठीक है ना? अब जरा समझो, यहाँ ये हमने यहाँ ये एक आवेश ले लिया बेटा हमने, मान लो प्लस का Q1, ठीक, प्लस का Q1, और इससे R दूरी पर दूसरा आवेश रखा है प्लस का Q2। बीच की दूरी कितनी है? R है। बढ़िया बात। अब ये दोनों एक दूसरे पर क्या लगाएंगे? बल। अच्छा दोनों प्लस प्लस के लिए हैं, तो बल आकर्षण की प्रतिकर्षण कौन सा? एक जैसे हैं। दुश्मनी होगी कि दोस्ती होगी? दुश्मनी। तो आकर्षण की प्रतिकर्षण, हाँ प्रतिकर्षण होगा। दोस्ती अपोजिट वालों में होती है, एक जैसों में नहीं, अलग अलग वालों में, ठीक है ना? तो ये तो दोनों एक जैसे हैं प्लस प्लस के, तो दुश्मनी मतलब प्रतिकर्षण बल होगा भाई। तो अब ये जो Q1 है वो Q2 को इधर धक्का देगा, भैया ऐसा करो उधर हटो। अच्छा Q2 Q1 को ऐसे उधर धक्का देगा, ऐसे ही दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे। अब उस प्रतिकर्षण बल की अगर हम दिशा की बात करें, जरा देखो, 1 2 पर बल लगाएगा, 2 1 पर, 2 1 पर। अब इसकी दिशा दिखाओ जरा, जैसे 1 पर बल,
1 पर बल 2 लगाएगा, किधर की ओर? ऐसे बाहर की ओर बेटा, किधर की ओर? बाहर की ओर, ऐसे। यही तो होगा बल। अब इस बल को लिखें किससे? पहली बात तो दिशा सहित लिख रहे हैं तो वेक्टर रूप में लिखें। अब ये बल किस पर है? 1 पर, किसके द्वारा? 2 के द्वारा। तो हम इसको किससे लिख लें? F12। 1 पर बल 2 के द्वारा, यानी कि Q1 पर ये कौन बल लगा रहा है? Q2। ऐसे ही Q2 पर कौन लगाएगा? Q1। Q2 पर कौन लगाएगा? Q1, यानी कि 2 पर कौन लगाएगा? 1। तो 2 पर 1 को, 2 पर बल 1 के द्वारा जो है उसे लिख लेंगे F21। अच्छा, दिशा किधर बताओ? इस Q2 को Q1 किधर धक्का देगा? इधर। अच्छा, ऐसे करके दे सकता है बाहर की ओर, ऐसे मिलाने वाली रेखा की दिशा में। तो ये मिलाने वाली रेखा यही तो है यार, मतलब आर की दिशा में। तो आर की दिशा में किधर की ओर धक्का देगा? ये ऐसे बाहर की ओर। कहेगा भाई ऐसा करो, इधर दूर भागो तुम। इसको काय से लिख ले? F21, क्योंकि 2 पर बल है 1 के द्वारा। तो बल की जो दिशा है, क्या वो आर की दिशा में होती है? ये अलग बात। अब एक जैसे चिन्ह के ले लिए तो किधर है? बाहर। अगर यही अलग अलग चिन्ह के लेते, 1 + 1 माइनस, तो किधर होती है? अंदर। ये Q2 Q1 को इधर पास बुलाता, Q1 Q2 को Q1 अपनी ओर पास बुलाता। मतलब दोनों एक दूसरे को ऐसे अंदर की ओर बल की डायरेक्शन होती, लेकिन होती तो आर की दिशा में। मतलब बल की दिशा किसकी दिशा में? आर की दिशा में। अब आर की भी तो यहाँ कितनी दिशाएं हैं? 2। कितनी दिशाएं हैं? तो कौन कौन सी? एक Q1 से Q2 की ओर, और एक Q2 से, दो अलग अलग हो गई। अब इनको प्रदर्शित कैसे करें? बेटा, किसी वेक्टर की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए एक विशेष वेक्टर इस्तेमाल किया था हमने 11th में, जिसे कहा था बच्चों एकांक वेक्टर। क्या कहा था? एकांक वेक्टर क्या होता था? ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण, जिसकी वैल्यू कितनी होती थी? 1। कितनी होती थी? 1। और 1 को किसी के साथ में लिखने से कोई फर्क पड़ता है? जैसे मान लो कोई वेक्टर पहले 10 है, उसके साथ में एकांक वेक्टर लिख दिया, इसका मतलब उसकी गुणा वैल्यू कितनी लिख ली? 1। तो 10 एकम 10, बोले मान पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बोले फर्क क्या है, फिर काम क्या है इसका? तो ये उस वेक्टर की दिशा को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? दिशा को। लिखते कैसे थे? जैसे वेक्टर ए की दिशा में एकांक वेक्टर लेना होता था तो हम जनरली काय से लिख लेते थे? ए कैप से। वेक्टर बी की दिशा में लेना होता था तो ऐसे बी ऊपर कैप का चिन्ह, मतलब जिसकी दिशा में एकांक वेक्टर लेना होता था उसके ऊपर कैप का चिन्ह लगा के। अब यहाँ हमें दिशा आर की दिशा में दिखानी है। आर की दिशा, भाई दिशा के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? एकांक वेक्टर। वेक्टर ए की दिशा में ए कैप लेते थे, वेक्टर बी की दिशा में बी कैप, तो आर की दिशा में क्या लें? आर कैप। क्या लें? आर कैप। तो ये तो बात सही है कि आर की दिशा को हम आर कैप से दिखाएंगे, लेकिन उस आर कैप किसकी? आर की दिशा दिखा रहा है। अब आर की दिशाएं कितनी है? 2। एक Q1 से Q2 की ओर, एक Q2 से। तो ऐसा है जो Q1 से Q2 की ओर वाली दिशा है, ये कौन सी वाली? Q1 से Q2 की ओर। बेटा दिशा तो किससे लिखेंगे? आर कैप से ही लिखेंगे, लेकिन 1 से 2 की ओर है तो सफिक्स में लगा दिया 12। R12 कैप। मतलब ये आर की दिशा को दिखा रहा है, लेकिन 1 से किधर की ओर? 2 की ओर। ऐसे ही बेटा 2 से 1 की ओर है तो आर की दिशा में, तो ये बात तो सही है, आर कैप ही लिखेंगे, लेकिन 2 से 1 की ओर है तो सफिक्स में लगा देंगे 21। तो अब ऐसा समझ लो, R12 Q1 से Q2 की ओर दिशा दिखा रहा है, R21 Q2 से Q1 की ओर दिशा दिखा रहा है। चलो मैं लिख भी देता हूं। जो यहां R12 कैप है वो क्या है? एक एकांक वेक्टर, लेकिन किधर से किधर की ओर? Q1 से Q2 की ओर। 1 का मतलब Q1, 2 का मतलब Q2। तो R12 जो है वो क्या है? Q1 से की ओर एकांक वेक्टर। मतलब अगर कहीं Q1 से Q2 की ओर की दिशा दिखानी है तो किससे दिखाएंगे? R12 कैप से। और अगर Q2 से Q1 की ओर की दिशा दिखानी है तो उस दिशा में एकांक वेक्टर किससे लिखा है? R21 कैप। तो यहाँ जो R21 कैप है ये क्या है? Q2 से Q1 की ओर एकांक वेक्टर। बात क्लियर है? अब देखो, अब F12 और F21 के मान
वेक्टर रूप में लिखने का मतलब दिशा सहित लिखेंगे। तो F12 क्या है, Q1 पर Q2 के कारण बल, Q1 पर Q2 के कारण बल। तो Q1 पर Q2 के कारण बल बताओ कितना, F12 लिखा तो यही है। अब अगर इस बल के परिमाण की बात करें तो कूलाम के नियम में हमने पढ़ा था कितना बच्चों, 1/4πε0 और बेटा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो परिमाण है, और क्या लिखें, दिशा। तो जरा देखो F12 यही तो है, F12 की दिशा देखना जरा, इधर ही तो लग रहा है बल ऐसे। बताओ किधर से किधर की ओर है, Q1 से Q2 के Q2 से Q1। मेरे हाथ से हाथ की ओर ध्यान दो, किधर से किधर जा रहा है, Q2 से Q1। इधर ही तो धक्का लग रहा है, F12 इधर ही तो है, मतलब Q2 से Q1 की ओर। और Q2 से Q1 की ओर की डायरेक्शन को किससे लिखें, R21। देखो Q2 से Q1 की ओर किससे लिखेंगे, R21 कैप। तो इस दिशा को हम लोग किससे दिखा दें, R21 कैप। इसको डाल दिया हमने थोड़ी देर को समीकरण 1। बताओ इतनी बात क्लियर है क्या। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब F21 क्या है बताओ, Q2 पर Q1 के कारण बल। किस पर बेटा, Q2 पर Q1 के कारण बल। लिखो बेटा, Q2 पर Q1 के कारण। इसे किससे लिखा है बच्चों, अब लिखो। अब परिमाण तो आपको पता है उतना ही भाई, Q2 पर Q1 के कारण कितना, 1 कूलाम के नियम से 1/4πε0 प्लस और बाकी Q1 Q2 अपॉन R। अच्छा डायरेक्शन इसकी देखो, F21 इधर ही तो है। बताओ किधर से किधर, Q1 से इधर ही तो है, यही तो डायरेक्शन है। अब जब Q1 से Q2 है तो उसकी दिशा काहे से लिखोगे, R12 कैप से। किससे लिखोगे, बढ़िया बात है, तो दिशा लिखनी है साथ में, R12 कैप लिख ली भाई। परिमाण के साथ साथ दिशा ही तो दिखानी है। अब चूंकि जरा ध्यान दो, ये जो R12 कैप और R21 कैप दोनों ही क्या है, एकांक वेक्टर। मतलब दोनों का परिमाण कितना, तो एकांक वेक्टर का परिमाण कितना, 1। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं R12 कैप और R21 कैप, इनका परिमाण पूछूं तो बोले सर इसका भी एक, इसका भी एक। बोले सर फिर अंतर क्या है, क्या अंतर है दोनों में, परिमाण तो दोनों का एक है, अंतर क्या है, दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है भाई। एक Q1 से Q2 की ओर है, एक Q2 से, अरे ऐसा समझ लो एक इधर तो दूसरा इधर। क्या दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो एक दिशा को प्लस लोगे तो दूसरी दिशा को माइनस। भाई विपरीत दिशा के लिए माइनस चिन्ह लगाते हैं, ये भी पता है। एक को पॉजिटिव लोगे तो दूसरे को नेगेटिव, एक को प्लस तो दूसरे को, बात समझ में आ रही। तो R12 अब दोनों जब विपरीत हैं तो R12 कैप जो है, क्या इसकी जगह -R21 कैप ले सकते हैं। भाई जो R12 कैप है वो R21 कैप के ठीक बराबर है, लेकिन दिशा विपरीत है, तो एक प्लस लें तो दूसरा, बढ़िया बात। चलो आता है F21 बराबर 1/4πε0 चल ही रहा है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसकी जगह क्या लिख लिया, R12 कैप की जगह माइनस का R21 कैप, -R21 कैप। तो F21 बराबर, देखो माइनस बाहर निकाल लो ये वाला, ठीक, 1/4πε0 बेटा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बचा क्या, R21 कैप, माइनस तो भाई पहले लगा लिया। अब जरा ध्यान देना बेटा, F21 बराबर, देखो थोड़ी देर के लिए माइनस चिन्ह को छोड़ दो, बाकी इस वैल्यू पर ध्यान दो, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू में R21 कैप। इतना मान देखना जरा समीकरण 1 में, क्या सेम नजर आ रहा है बेटा। ये 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21 कैप किसकी वैल्यू है, F12 की। तो इस माइनस को तो ऐसे ही रखें, इसकी जगह क्या F12 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, F12। तो जरा देखो यहां से कुछ समझ में आ रहा है आपको, ये
टू पर बल है वन के कारण, ये वन पर बल है टू के कारण, मतलब समझ लो ये दूसरे पर पहले कारण, ये पहले पर दूसरे कारण, या कह दो एक दूसरे कारण लगने वाले बल है। अब दोनों के परिमाण यहाँ कैसे आए, बराबर, और माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि दिशा कैसी होगी, विपरीत। कैसी होगी? इसका मतलब है कूलाम के नियम में दो आवेशों के द्वारा जो बल लगते हैं एक दूसरे पर, वो दोनों आवेशों द्वारा एक दूसरे पर लगने वाले बल परिमाण में बराबर, लेकिन दिशा में कैसे होते हैं, विपरीत। ऐसा ही कहीं 11th में पढ़ा था क्या? कहाँ पढ़ा था? न्यूटन का गति का तीसरा नियम पढ़ा था, या जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। वहाँ क्या पढ़ा था? जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी भी पहली वस्तु पर उतना ही बल, लेकिन कैसी दिशा में? एक बल को कहते थे क्रिया, दूसरे को, जैसे आपको पता है तैरने के लिए हम अपने हाथों से जल पर बल ऐसे किधर लगाते हैं, पीछे, जिसकी वजह से जल किधर भागता है, पीछे, और प्रतिक्रिया के रूप में जल हम पर इतना ही बल किधर लगाता है, और इसीलिए हम तैरते हुए किधर बढ़ते हैं, आगे। कई एग्जाम्पल्स पढ़े थे। तो इसका मतलब क्या है, कूलाम के नियम में कौन सा नियम लागू हो रहा है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कौन सा नियम लागू हो रहा है? तो हम कह सकते हैं, अर्थात कूलाम के नियम में क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन होता है। पालन होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई बेटा? बताओ यहां तक इसमें किसी कोई समस्या हो तो एक बार फिर से पूछ लो, क्योंकि जो बच्चे 11th में नहीं पढ़े होंगे थोड़ा डायरेक्शन वगैरह में दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। क्यों बच्चों? बताओ, क्लियर है सबको? फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? मेन चीज बस इतनी याद रखना, किसी भी वेक्टर की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए एक वेक्टर लेते हैं जिसका परिमाण कितना होता है, एक, उसे एकांक वेक्टर कहते हैं, और उसे जो भी अक्षर है उसके ऊपर कैप का चिन्ह लगाकर लिखते हैं। तो यहाँ चूंकि हमें बल की दिशा दिखानी थी, अब बल की दिशा आर की सीध में होती है, अब भले बाहर हो भले अंदर, तो आर की दिशा को आर कैप से लिखेंगे। अब चूंकि आर कैप की भी दिशाएं फिर कितनी होंगी, दो, एक 1 से 2 की ओर, एक 2 से, तो जो 1 से 2 की ओर होगी उसे R12 कैप लिख लेंगे, जो 2 से 1 की ओर होगी उसे। बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आराम से देखो भाई। अब आ जाओ, बढ़िया वाला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इसके नाम से ही समझ जाओगे है क्या। वैद्युत क्षेत्र। अच्छा, वैद्युत शब्द का मतलब क्या है बताओ भाई? मैंने कहा था वैद्युत कहीं आ जाए आवेश, तो शुद्ध भाषा में गए तो वैद्युत क्षेत्र का मतलब किसका क्षेत्र? ये वर्ड तो व्यवहार में तुम अपने आप से तुलना कर दो, तुम भी तो चिल्लाते घूमते हो हमारा क्षेत्र है ये, कहते हो नहीं? अभी हम अपने क्षेत्र में हैं, हमारा बहुत प्रभाव है, हाँ दबदबा है कि नहीं? कहते हो कि नहीं? तो तुम अपना क्षेत्र किसे कहते हो? जहां तुम्हारा कुछ अपना प्रभाव हो, है ना? अब प्रभाव दो तरीके के होंगे, या तो किसी से दोस्ती होगी या दुश्मनी। दो ही तरीके के तो प्रभाव हो सकते हैं। आपका दो तरीके का जैसे प्रभाव होता है, ऐसे ही अगर कहीं पे कोई आवेश रखा है तो आवेश के चारों ओर भी एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें उस आवेश का अपना क्या होता है, प्रभाव। अब प्रभाव क्या है इसका भी भाई, दूसरे आवेश से या तो दोस्ती या दुश्मनी। अब दोस्ती दुश्मनी कैसे होगी? अगर ये प्लस है, दूसरा इसके क्षेत्र में प्लस वाला आया, बोले तुझसे तो हमारी बड़ी दुश्मनी है, ऐसा अगर दूर निकलो यहां से उसे प्रतिकर्षित करेगा। अगर माइनस वाला आ गया इसके क्षेत्र में, बोले भाई तुमसे तो दोस्ती है, ऐसा करो हमारे नजदीक आ जाओ, उसे आकर्षण बल लगाएगा। मतलब किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश या तो आकर्षण बल का अनुभव करे या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वो क्षेत्र ही उस आवेश का क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र। क्या कहलाएगा?
अरे भाई अगर कहीं कोई आवेश रखा है तो दूसरे पर आकर्षण या प्रतिकर्षण कुछ निश्चित दूरी में ही तो लगाएगा, ऐसा थोड़ी कहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको फील नहीं आ रही होगी, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। चुंबक तो सबने देखा है कि नहीं? कहाँ देखा था? बचपन में खेले थे क्या विनीला? कहाँ खेले थे, क्या करा था? आगे पीछे बढ़ाया था, रुपए चिपकाते हैं। बारात जाने के बाद पैसे तो नहीं पीने थे कहीं? देखो करा, रुपए चिपकाए थे उसी में, इधर उधर गिर गए, नहीं मिले, है ना। अब देखो बेटा क्या था, अच्छा ये चुंबक है, क्या है ये? हाँ, चुंबक लोहे को अपनी ओर कहीं से भी, जैसे मैं कहूँ बेटा ऐसा है मेरे हाथ में कुछ देर मान लो पेन नहीं, चुंबक है, तुमको सर बढ़िया बात है चुंबक है, लोहा तुम्हारी छत पे भी रखा है, करो तो आकर्षित यहाँ से, बताओगे हो जाएगा? नहीं भाई, जैसे यहाँ चुंबक है, अब इसके पास में से लोहा लाओ, बहुत तेजी से आकर्षित करेगा, अभी प्रभाव इसका दबदबा यहाँ ज़्यादा होगा। थोड़ा दूर गए, थोड़ा दबदबा कम होगा, प्रभाव कम, ये कम आकर्षित करेगा, और दूर और कम, और दूर और कम, कहीं ना कहीं एक ऐसा क्षेत्र आएगा चुंबक का, बस इससे ज़्यादा अब हमारे बस की नहीं है, अब हमसे नहीं खींच रहा है ना, अब हमारा कोई दबदबा यहाँ चल ही नहीं रहा है। मतलब इसके चारों ओर कुछ ही तो ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें ये लोहे को आकर्षित कर सकेगा, वो भी आगे पढ़ेंगे, वो चुंबक का कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र, जिसमें इसका प्रभाव। ऐसे ही बेटा कहीं पर जब आवेश रखा होता है तो उसके चारों ओर भी एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें आवेश का क्या होता है, प्रभाव। अब प्रभाव क्या होगा, किसी दूसरे आवेश पर या तो आकर्षण बल लगाएगा, या अब किस पर, जैसे आपको पता है अगर प्लस का वैद्युत क्षेत्र देख रहे हो तो प्लस के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसमें अगर कोई प्लस वाला आया तो उसे धक्का देके बाहर भगाएगा, अब माइनस वाला आया तो अपनी ओर पकड़ के खींच लेगा, तो या तो आकर्षण बल लगाएगा या प्रतिकर्षण बल। और वो क्षेत्र जिसमें उसके चारों ओर उसका प्रभाव है, या कह दो जिसमें वो किसी दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है, वही उस आवेश का क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र। तो सीधे सीधे परिभाषा पे आ जाओ, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ो, ये तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा हुई। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छा इसका बिल्कुल शुद्ध भाषा मतलब समझो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब है वैद्युत क्षेत्र का मान। मान का मतलब वही प्रभाव, प्रभाव हर जगह समान थोड़ी होता है, तुम्हारा दबदबा तुम्हारे क्षेत्र में सब जगह बराबर थोड़े ही है। घर के नज़दीक में बोले हम पड़ोस में अभी दबदबा ज़्यादा है, जैसे जैसे घर से दूर जाते हो क्या दबदबा कम होता चला जाता है कि नहीं, है कि नहीं? तो ऐसे ही कोई आवेश कहीं पर रखा है, ये जैसे प्लस क्यू, अब इसके चारों ओर का ये वैद्युत क्षेत्र है बेटा, तो यहाँ इसके पास में कोई दूसरा है तो यहाँ इसका प्रभाव मतलब ज़्यादा होगा, थोड़ा दूर और कम और कम और कम और कम, यहाँ सबसे कम बिल्कुल बाहर आए, बोले अब हमारा कोई दबदबा नहीं है, अब इस पर हम कोई प्रभाव नहीं डालने वाले, ना तो आकर्षण बल लगाएंगे ना प्रतिकर्षण बल। यही तो बात है, मतलब इस आवेश का जो प्रभाव है जिसे हम वैद्युत क्षेत्र कह रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या हर पॉइंट पर अलग अलग होगी, जैसे जैसे दूर जाओगे कम होगी। तो वही अगर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का क्या निकाल लें, मान, तो वो मान ही उस बिंदु पर क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो शुद्ध भाषा में अगर हम आपसे कहें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या, तो वैद्युत क्षेत्र का क्या है, मान, वैल्यू किसी बिंदु पर। अब बात आती बोले निकालें कैसे, भाई प्रभाव ही तो निकालना। अब इसका प्रभाव क्या है, किसी दूसरे आवेश पर क्या लगाएगा, ये बल। अब बोले कितने आवेश पर बल निकालें, तो कोई निश्चित तो लेना पड़ेगा, तो हम कितना आवेश लेते हैं, एकांक। अगर वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर कितना आवेश रखें, एकांक का मतलब एक कूलाम जैसे, तो एकांक धनावेश पर जितना बल लगेगा वो बल ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या कह दो वैद्युत क्षेत्र के मान के बराबर होगा। और वैद्युत क्षेत्र को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हम इसे प्रदर्शित किससे कर देते हैं, ई से। अब बोले कैसे, फार्मूला कैसे निकालें, जैसे मान लो यहाँ ये कोई बिंदु P है, यहाँ निकालना चाहते हैं, तो ऐसा करो, एक कोई आवेश रखा हमने छोटा सा Q0। अच्छा इस Q0 को हम कहते हैं धन परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं, अब ये समझ लो धन परीक्षण आवेश क्या है।
ये बहुत कमजोर सा आवेश है। कमजोर सा क्यों? जैसे तुम अपना प्रभाव, अपना दबदबा किसी ताकतवर व्यक्ति को दिखाने गए जिसका खुद का भी प्रभाव है, बताओ मामला उल्टा पड़ सकता है क्या? है ना, प्रभाव दिखाने गए अपना, पता चला प्रभाव उसका तुम पे हावी हो गया, है कि नहीं? तो अगर हमें तुम्हारा प्रभाव ही देखना, विशेष तौर पर तुम्हें अपना दिखाना ही है, तो जिसे केवल अपना प्रभाव दिखाना है, दूसरे के उल्टे फंदे में नहीं पड़ना है, तो क्या करता है, किसी कमजोर से व्यक्ति को ढूंढता है, क्योंकि उसी पे तो पूरा प्रभाव लगा पाएगा, वो उल्टा रिएक्शन नहीं करेगा, वो तुम्हारे केवल प्रभाव को अनुभव करेगा, तुम पे कोई अपना प्रभाव। तो अब यहाँ भी जैसे इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र देखना, अब पता चला हमने कोई ताकतवर मजबूत वाला आवेश रख दिया, तो वो कहेगा अच्छा तुम हमें दिखाओगे अपना प्रभाव, लो हम तुम्हें अपना दिखाते हैं, तो इसके प्रभाव को हम नहीं देख पाएंगे। तो अगर हमें किसी आवेश का प्रभाव, उससे संबंधित कोई भी भौतिक राशि निकालनी होती है, तो प्रभाव देखने के लिए एक छोटा सा आवेश रखते हैं उस बिंदु पर। मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है, परीक्षण करना है, तो उसके लिए एक छोटा सा आवेश रखते हैं, उसे लिखते किससे, Q0 से। अब चूंकि इसे रख के सारे परीक्षण करने हमें, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, परीक्षण आवेश, और ये हमेशा प्लस का लेते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, धन परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं? अब मान लो यहाँ बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो क्या किया हमने, Q0 आवेश रखा। अब Q0 आवेश रखा तो वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर क्या लगेगा, बल। मान लो बल कितना लगा, F। तो बताओ Q0 पर F तो एकांक पर कितना लगेगा? अगर Q0 पर F तो एकांक पर कितना? अरे अरे रुक जाओ, बढ़िया करके साफ सुथरी बात समझ ही गए, चलो लिख ले, पहले परिभाषा समझ लो फिर बात कर लेते हैं। एक बार समझ ली थी परिभाषा, मैंने बता दी, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण, अच्छा ये परिभाषा दूसरे तरीके से, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के अनुपात। चलो मैं बताता हूं भी, देखो ये दूसरे तरीके से लिखी हुई है, मैं दूसरे तरीके से भी, दोनों तरीके से लिखा दूंगा अभी। देखो जैसे यहां किसी बिंदु पर मैंने कितना आवेश रखा, Q0 परीक्षण आवेश, वही उस पर वैद्युत क्षेत्र में बल कितना लगा बच्चों, F। तो बताओ अगर Q0 पर F है तो बताओ 1 पर कितना लगेगा, F तो है ही। अगर यहाँ 1 चाहते हैं तो Q0 को कहाँ ले जाएं, दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ ले जाओ तो Q0 क्या बटे में पहुंचेगा, क्या पहुंचेगा, बटे में। तो Q0 पर F है तो 1 पर कितना होगा, क्या F अपॉन Q0, F अपॉन Q0। और एक आवेश पर वैद्युत क्षेत्र में जितना बल लगता है वही उस बिंदु पर क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और उसे काय से प्रदर्शित करते हैं, E से, यानी कि E बराबर हमारा फॉर्मूला क्या आया, F अपॉन Q0। क्या आया बेटा, F अपॉन Q0। एक परिभाषा अभी जो मैंने लिखाई, पहले तो मैं लिखता हूं यहां नीचे, एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सरल भाषा में लिखो, आपको पता ही, जिस बिंदु पर निकाल रहे होंगे उसी बिंदु पर आवेश रखेंगे, बहुत ज्यादा थ्योरी की जरूरत है नहीं। तो अथवा करके मैं लिख देता हूं, एकांक धनावेश पर लगने वाले बल, या इस आवेश के कारण जो बल है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत बल। क्या कहते हैं, एकांक धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, E से प्रदर्शित करते हैं। तो आप चाहें तो ये वाली याद कर लो। अब आप कहें सर नहीं, वहां तो ऊपर दूसरी भी छपी है, वो भी समझ लो। यहाँ देखो E बराबर फॉर्मूला देख लो, क्या आ गया आपके सामने, F अपॉन Q0। F क्या है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर क्या रखा था हमने, ये ऐसे वैद्युत क्षेत्र लिया था, ठीक, और उसमें किसी बिंदु P पर हमने कोई धन परीक्षण आवेश Q0 रखा था, ये बल उस पर कितना लगा था, F। तो F क्या है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, और ये Q0 क्या है, वही परीक्षण आवेश। और एक को दूसरे से भाग करो तो वो उनका क्या कहलाता है, अनुपात। तो ये बल और परीक्षण आवेश का क्या है, अनुपात। और ये अनुपात ही बराबर किसके है, E के। और E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम परिभाषा क्या लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश यानी कि Q0 के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता कहते हैं। तो चाहे तो यहाँ से लिख दो, चाहे ये लिख दो, दोनों में कोई दिक्कत, दोनों परिभाषा देखो ये ऊपर वही लिखी। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल यानी कि F तथा परीक्षण आवेश यानी कि Q0 के अनुपात यानी कि F/Q0 को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गई? इसे E से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां से हम आपसे कहें बच्चों ऐसा करो, इसका SI मात्रक बता दो। बताओ, F बल है, बल का क्या? न्यूटन। बल का क्या? न्यूटन प्रति। Q0 आवेश है, आवेश का क्या? कूलाम। तो इसका हुआ न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हुआ बच्चों? न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम। और अगर हम आपसे कहें कि बेटा ऐसा करो, विमीय सूत्र और बता दो। और क्या बता दो? विमीय सूत्र। तो बताओ प्यारे बच्चों, बल का। अरे बल का, आवेश का थोड़ी पूछ रहे हैं। ML/T-2 11th में निकाले थे बेटा। ML/T-2 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 अपॉन में Q0 आवेश है, आवेश का 80। आवेश का क्या है? 80। अब जरा देखो, M तो ऐसा ही, सबसे पहले M ही तो लिखते हैं। तो M तो भाई ऐसा ही। L देखो, L भी अकेला ही है और कहीं है नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अच्छा, T नीचे 1 ऊपर जाके -1 और -2 पहले, -2 और -1 -3, तो ML/T-3 और A तो नीचे 1 है ही, ऊपर जाके -1 तो A -1 हो गया। बताओ, बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर है? अब जो ये वैद्युत क्षेत्र है बेटा, ये है सदिश राशि। ये कैसी राशि है? अब जब सदिश है तो इसकी क्या होनी चाहिए? दिशा। भाई सदिश है तो इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी। तो बोले सर परिमाण का है, ये E बराबर F/Q0। परिमाण का मतलब मान, वैल्यू, मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू, जो भी कह दो, यही तो है इसका। E बराबर F/Q0, ये तो मान हो गया। बोले सर दिशा तो बता दो। क्या बता दो? ये तीव्रता होती क्या है? एकांक धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल के बराबर ही तो होती है। और धनावेश पर जिस दिशा में बल लगता है वही दिशा किसकी होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अगर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा चाहिए तो उस बिंदु पर धन परीक्षण आवेश या कह दो कोई धनावेश रख के देखो, और उस पर जिस दिशा में क्या लगेगा? बल। क्या लगेगा? वही दिशा किधर हो, किसकी होगी? वैद्युत क्षेत्र की। वही दिशा किसकी होगी? क्या बात समझ में आ गई? ठीक। तो इसकी दिशा हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। इसके नीचे मैं लिख देता हूं, ये है, कैसी राशि है? सदिश राशि है जिसकी दिशा किधर होगी बच्चों? जो धन परीक्षण आवेश था, जिसकी दिशा धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की ओर होती, लगने वाले बल की ओर होती है। बताओ बात सही है? किधर होती है बेटा? जिसकी दिशा धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की ओर होती है। अच्छा, ये बात तो सही बोले सर, इसका मतलब क्या हर बिंदु पे धन परीक्षण आवेश रख के देखेंगे पहले? हाँ, देखना पड़ेगा। बोले नहीं सर, कोई और तरीका बता दो, ना रखना पड़े, सीधे सीधे ऐसे ही पता हो में क्या दिशा होगी। वो भी तरीका समझ लो, देख लो नोट करके। देखो पहली बात ध्यान, अगर ये +Q आवेश है, इसके चारों ओर इसका क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र। और उस वैद्युत क्षेत्र में मान लो इसके पास कोई बिंदु P है, यहां वैद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए हमें। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा अभी मैंने क्या बताई? धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की ओर। अब बताओ, बोले तो धन परीक्षण आवेश रख के देख ले। हाँ भाई रख के देख लो, ये रख लिया Q0। अब देखो ये प्लस है, ये धन परीक्षण आवेश भी प्लस। तो प्लस प्लस को किधर की ओर बल लगाएगा? क्या करेगा? आकर्षित की प्रतिकर्षित? तो ये इसे किधर धक्का देगा? ऐसे करके, ऐसे मिलाने वाली रेखा की दिशा, ऐसे करके ये इधर, यही तो बल लगाएगा बेटा। और जिधर बल की दिशा, क्या वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा?
मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, अब देखो रटने वाली बात, रख के तो देख लिया, ये प्लस का आवेश लिया भाई, आवेश का ही तो वैद्युत क्षेत्र है, तो आवेश के कारण ही तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालोगे। अब आवेश कितने प्रकार का, दो, एक प्लस और दूसरा, हम दोनों के लिए समझ लेते हैं। देखो ये प्लस लिया तो प्लस के कारण बिंदु पी पर निकाली दिशा, उसके लिए हमने धन परीक्षण आवेश रखा, बल उस पर किधर, बाहर, तो तीव्रता की दिशा भी किधर, बाहर। इसका मतलब क्या है, धनावेश से वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा किधर की ओर, बाहर की ओर। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से किधर की ओर होती है। अब बेटा कुछ नहीं करना, सीधे इतनी बार रट लो। बोले अगर धनावेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र चाहिए, आप पी लिख लो, ए बी सी जो मन करे वो, तो जहां जैसी जरूरत होगी वो लिखा होगा। तो धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किसी बिंदु पर निकालनी है, तो उस बिंदु पर धनावेश से किधर की ओर, बाहर की ओर। किधर की ओर बेटा, बाहर की ओर। बोले अच्छा सर ऋणावेश हो तो, इसे पहला पॉइंट डाल लेते हैं और ये दूसरा पॉइंट। जैसे ये ऋणावेश ले लिया माइनस क्यू, और इसके कारण मान लो ये कोई बिंदु पी है, यहां वैद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए, तो बोले सर नियम तो ये कहता है धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की ओर, तो क्या करें, धन परीक्षण आवेश रख ले। चलो धन परीक्षण आवेश रख लिया Q0। अब बताओ इस पर बल किधर, ये तो माइनस है, वो प्लस हो का है, दोस्ती की दुश्मनी, आकर्षण की प्रतिकर्षण, ऐसा करेगा तो फिर क्या होगा, माइनस आवेश क्या आएगा Q0 से। ऐसा करो भाई, इधर आ जाओ, अपनी ओर खींचेगा, मतलब ये ऐसे बल क्या इधर अंदर की ओर, और जब बल अंदर की ओर तो तीव्रता भी किधर की ओर, किधर की ओर। तो उस एरो मत जाना, वो ऐसे ही लगता है अक्षर के ऊपर, 11 पे जो नहीं पढ़े तो घबरा रहे हूँ, एरो उधर क्यों लगा दिया, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ देखो बल किधर, अंदर, तो तीव्रता भी किधर, अंदर की ओर। इसका मतलब ऋणावेश के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र चाहिए तो उसके किधर की ओर, और धनावेश से किधर। अब सीधे सीधे याद रखो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से किधर की ओर, ऋणावेश के किधर की ओर। हाँ तो बस इतनी बार रट डालो, वैद्युत, ये दूसरा पॉइंट है आपका, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बच्चों ऋणावेश के किधर होती है, अंदर की ओर होती है। क्या बेटा बात समझ में आ गई, क्या अब रख के देखना पड़ेगा क्या आवेश आपको बार बार। अब सीधे बोले अगर धनावेश है तो उससे किधर लेंगे, और ऋणावेश है तो किधर। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक, बात क्लियर है। दिशा की जरूरत पड़ेगी आगे डेरिवेशंस में, आपको बतानी है। प्लस से हमेशा किधर लेंगे, माइनस के किधर, बात क्लियर है। ठीक, बढ़िया बात, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अगला डेरिवेशन है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। बिंदु आवेश का मतलब वो ऐसा आवेश जिसका आकार जिस दूरी पे बात कर रहे हैं उस दूरी की तुलना में बहुत कम हो, ठीक है ना, समझो। अब हम एक प्लस क्यू आवेश ले लेते हैं, ये ले लिया, ये ले लिया, यहां प्लस क्यू आवेश कहाँ रखा है, बिंदु ऊपर, ऊपर रखा है। अब इसके चारों ओर इसका क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र। उस वैद्युत क्षेत्र में मान लो इससे कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी, और इस बिंदु पी पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या निकालना चाहते हैं, व्यंजक, मतलब फॉर्मूला, सूत्र। बोले सर कैसे निकालें, अब कैसे के लिए ध्यान दो भाई। देखो अभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ई बराबर क्या पड़ा, F/Q0। अब ये कैसे निकाला था, जिस बिंदु पे हमें तीव्रता निकालनी थी उस बिंदु पे ये Q0 रखा था, फिर उस पर लगने वाला क्या निकाला, बल, और उस बल को हमने Q0 से क्या कर दिया, भाग, तो क्या उस बिंदु पे तीव्रता आ गई। इसका मतलब है क्या करें हम, P पे तीव्रता निकालनी है तो क्या पहले यहाँ Q0 रख के देखें और Q0 पर लगने वाला क्या निकालें, बल, फिर उस बल को Q0 से क्या कर देंगे, क्या तीव्रता आ जाएगी। बात समझ में आ गई। चलो भाई ऐसा करो, रख लो Q0, ठीक।
चलो ये यहाँ हमने Q0 रख लिया। अब इस पर लगने वाला क्या निकालें पहले, बल। अच्छा बल का मान बाद की बात है, दिशा देख लो। बताओ ये प्लस लिया है, ये भी प्लस, तो प्लस से किधर बाहर, ये ऐसे करके इधर बल लगाएगा, मान लो कितना F। इधर बल है तो इधर ही तीव्रता होगी। अब देखो थ्योरी की बात है अगर, तो थ्योरी कहीं से बनाते नहीं, यहीं से लिखते हो कि प्लस क्यू आवेश से R दूरी पर एक बिंदु क्या है P, जहां हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये थ्योरी पहले से छपी हुई है आपकी जो लिखनी है। माना प्लस क्यू आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। थ्योरी कोई रटने वाली चीज है नहीं, अपने आप चित्र से लिख लो। क्या करना, सीधी बात, बोले क्या लिया है, प्लस क्यू आवेश, फिर इससे कितनी दूरी पर, R दूरी पे एक बिंदु क्या लिया, वहां करना क्या है हमें वो आपको पता ही, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकालनी है, तो वहां लिख ली। ये शब्द कोई रटने वाले हैं नहीं, अपने शब्दों में आप खुद लिखो। अब काम क्या है, हमने बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश रखा, अब उस पर लगने वाला पहले वैद्युत बल निकालें। क्या निकालें, वैद्युत बल। अब देखो यदि बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश Q0 रखा हो, तब उस पर लगने वाला बल कहते हैं आवेश के कारण बल है तो वैद्युत बल, ठीक है ना बेटा। अब वैद्युत बल एक आवेश ये है और इसके कारण इस पर बल लगेगा। अब एक आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाला बल क्या हमने कूलाम के नियम में निकाला था, बोले सर कैसे निकाला था। एक आवेश हटा देते, वहां हमने एक आवेश क्या लिया था बच्चों, Q1, दूसरा क्या लिया था बेटा, अच्छा बीच की दूरी, बोले इनके बीच बल F बराबर 1/4πε0। बोले निर्वात है, वायु है तो इतना ही ले लो, बोले माध्यम है तो बोले उसका परावर्तनांक है और बढ़ा लो। 1/4πε0 के माध्यम वाला ही लेके चलते हैं ε0 के, बाकी Q1 Q2 है तो Q1 Q2 और बीच की दूरी R है तो अपॉन में R इसका। अच्छा इस वाले यहाँ लगा दो, इसके कारण यहाँ बल निकालना है, ठीक। तो पहले आवेश Q1 की जगह यहाँ क्या है Q, दूसरे आवेश Q2 की जगह क्या है Q0, और बीच की दूरी तो यहाँ भी R है, तो F बराबर कितना, 1/4πε0 के। बेटा ये तो नियतांक है, आना ही आना है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। बाकी Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q0। अब प्लस लगाने की जरूरत थोड़ी है, +2 लिखो चाहे 2 लिखो, वो तो प्लस का ही, प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Q इंटू Q0, अच्छा बीच की दूरी यहाँ भी R है तो अपॉन में R इसका। बताओ बात क्लियर है, चलो भाई क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब बल आ गया, चाहिए क्या बिंदु P पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देख लो, आता है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ कितनी, क्या E बराबर F/Q0, अरे अभी तो परिभाषा में पढ़ा था, E बराबर F/Q0, बढ़िया फॉर्मूला लगा दिया, E बराबर F/Q। तो E बराबर F का मान तो बेटा ये भी हमने निकाला, कितना, 1/ε0 के, और बाकी चल रहा है Q0 अपॉन में R²। अच्छा ये तो F की वैल्यू है बेटा, इसके अपॉन में Q0 भी तो है लगा हुआ, इसको भी लगा लो। अच्छा बेटा Q0 से Q0 गया कि नहीं गया, चला गया। अब बाकी बचा हुआ छाप दो इधर, है कि नहीं। तो E बराबर 1/4πε0 के, Q0 तो Q0 कैंसिल हो गया, Q अपॉन R इसका। अगर Q आवेश से कितनी दूरी पर, R दूरी पर अगर कोई बिंदु है तो वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0 के Q अपॉन R², Q अपॉन, लेकिन ये कब, जब आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखा हो जिसका परावर्तनांक A है, जिसका परावर्तनांक, लेकिन हम कहें नहीं भाई निर्वात या वायु में रखा है तो भाई ज़्यादातर वही होता है। ये भी ध्यान रखो, अगर माध्यम का जिक्र नहीं किया
कि कहाँ रखा है, तो सीधे आप कॉमन सेंस की बात है मान के चलो कि वायु में ही होगा। कहाँ होगा, निर्वात या वायु में। तो अगर निर्वात या वायु में हो तो निर्वात या वायु के लिए बताओ बेटा परावर्तांक के कितना, कल ही तो लिखाया था 1, निर्वात या वायु के लिए के का मान 1, बाकी सबके लिए 1 से हो जो भी, लेकिन 1 से अधिक होगा। तो अगर हम कहते हैं निर्वात या वायु में रखें तो बेटा के की जगह 1 रख दो बस। ई बराबर उस स्थिति में क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अच्छा के की जगह 1 रखा बेटा, 1 से तो कोई फर्क पड़ता नहीं, ऐसा ही ठीक, बाकी Q/R²। ये आ गया। बताओ बात क्लियर है इतनी। तो Q आवेश से R दूरी पर तीव्रता का सूत्र है। अच्छा इसमें एक चीज ध्यान दो, E का अगर कभी R से संबंध पूछ लिया जाए तो E व्युत्क्रमानुपाती किसके है, R² के, या अनुक्रमानुपाती लिखना चाहे तो R की घात -2, R की घात 2 ऊपर जाके -2, तो व्युत्क्रमानुपाती R²। अगर पूछे अनुक्रमानुपाती किसके तो R की घात -2। एक नंबर में बहुविकल्पी आ जाते हैं कि E का R से संबंध होता है। अब ऑप्शन दिए होंगे E व्युत्क्रमानुपाती R, व्युत्क्रमानुपाती R² या अनुक्रमानुपाती R की घात -1, R की घात -2। तो सही ऑप्शन या तो E व्युत्क्रमानुपाती R² दिया है तो सही है, या E अनुक्रमानुपाती R की घात -2 दिया है। क्या इतनी बात क्लियर है। अच्छा एक बात और, अगर कभी कह दिया जाए बोले E और R के बीच ग्राफ बताओ, दो के बीच ग्राफ कैसे खींचते हैं, एक को ऐसे x अक्ष पर ले लें और दूसरे को y अक्ष पर। दो भौतिक राशियां जब व्युत्क्रमानुपाती होती हैं, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब जब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और व्युत्क्रमानुपाती के लिए ग्राफ ऐसे करके आता है। देखो E का मान देखो, यहाँ दूरी कम है तो ये सबसे ज़्यादा है, और जैसे जैसे दूरी वाली अक्ष पर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र घटेगा। वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, देखो घटता हुआ आएगा। तो इस तरह का ग्राफ होगा। अगर कभी मतलब कोई भी दो भौतिक राशियां अगर व्युत्क्रमानुपाती हैं तो उनका ग्राफ इस तरह से होगा। बात क्लियर है। क्या इतनी बातें समझ में आ गई बेटा। यहां तक अगर किसी कोई समस्या हो तो बताओ, बताओ भाई बच्चों, किसी को इतनी बात क्लियर है। तो आज के लिए हम लोग भाई यहीं तक पढ़ेंगे, और बाकी इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उन पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। ठीक है ना बेटा।